हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आप देखेंगे यू विल रियलाइज। तो सबसे पहला जो बेस्ड है बच्चे हमारे पास, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट डाइपोल। सुनना, कंपोजिट डाइपोल। अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है वो देख लेते हैं एक बारी। डाइपोल बेसिकली हमें क्या पता है बच्चों, डाइपोल का फॉर्मूला, जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू डी और डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ई एक्सियल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों 2kp बाय आर क्यूब और डायरेक्शन होती है अलोंग द डाइपोल। ठीक है ना। और ई इक्विटोरियल का हम लोगों ने पढ़ा है kp बाय आर क्यूब और डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू डाइपोल। अब ये कंपोजिट डाइपोल क्या होती है बच्चों? कंपोजिट डाइपोल क्या होता है? जहां एक से ज्यादा डाइपोल हो। फॉर एग्जांपल हमसे ये बोला गया, देखना ध्यान से, कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ a और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज ये रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर -2q चार्ज रखा हुआ है। बोला गया हमसे फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड पी नेट। नेट डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, नेट डाइपोल मोमेंट हमें पता लग जाएगा तो हम ई एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। अब इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, कि जो आपके पास ये -2 चार्ज है ना बच्चों, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यानी यहां पे -q और ये -q। अब ध्यान से देखो, -q प्लस q एक डाइपोल, -q प्लस 2q दूसरा डाइपोल, तो एक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, लेट्स से ये दिस इज P1, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, लेट्स से दिस इज P2। अब मुझे P1 P2 का मैग्नीट्यूड इस वाले फॉर्मूले से लिखना है, तो P1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? P1 इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू सेपरेशन, और इनके बीच में सेपरेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम रहेगा A। सिमिलरली P2। ओके ओके, अभी आ रही है? हाँ चलिए, तो P1 और सिमिलरली P2 भी कैसे निकालेंगे बच्चों? P2 भी ऐसे निकलेगा Q इंटू A अगेन। अब हमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लगा तो मैं लिख सकता हूं P1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P2 के मैग्नीट्यूड के। फिर गई, एक सेकंड रुको यार, अब आ गई। चलो, P1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P2 का मैग्नीट्यूड, तो अब हमें नेट मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। अब तो ट्राइंगल लो लगा दीजिए सिंपल, ये P1 ये P2, एंगल 60 डिग्री, तो पैरेललोग्राम लो लगा के हमारे पास पी नेट आ जाएगा। जल्दी बोलिए, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पी नेट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos। वेरी गुड। P1 P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसको P लिख सकता हूं अभी के लिए। तो पी नेट कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 1/2 1/2 कैंसिल आउट, तो P नेट कम्स आउट टू बी √3 टाइम्स ऑफ P। P का फॉर्मूला ये रख दो बच्चों, तो ये हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे कि एक स्क्वायर पर, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, एक स्क्वायर पर आपके पास -3q चार्ज रखा हुआ है, q चार्ज रखा हुआ है, q चार्ज रखा हुआ है, और दिस इज ऑल्सो q चार्ज, ठीक है ना। साइड लेंथ आपके पास a गिवन है। अगेन फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। क्या आप कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन? बोलो भाई सभी बच्चे। ओके,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनना बच्चों। देखिए, पहली बात तो सेंटर ऑफ चार्ज करके कोई ऐसा टॉपिक होता नहीं है, बट अपने न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा माना गया कि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड अगर हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो हम लोग इजीली अपना सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ना न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मानते कि दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, हैविंग मास M एंड दिस मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है बच्चों? कि अगर मैं इसके, हाँ वेरी गुड, अगर मैं इसके 10 टुकड़े करूं तो इसके हर टुकड़े का मास सेम होगा। पहली बात तो ये, यानी हर एक पॉइंट का मास सेम होने वाला है। सिमिलरली अगर इसका सेंटर ऑफ मास बोला जाए तो हम ये बोलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है, चार्ज रोड, ठीक है सर, हैविंग चार्ज Q, लेंथ L, तो बच्चों इसका कहां पे मान के चलेंगे हम चार्ज? तो इसका मान लेंगे सर L/2 पर ही। आराम से सुने, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो सर ऐसे तो बहुत सारी बॉडीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बच्चों। अब याद करने का ट्रिक समझना क्या है, देखिए क्वेश्चन भी कैसे पूछा जाता है वो भी बताता हूं। कि आपके पास एक 2L लेंथ की रोड थी, 2L लेंथ की, दिस इज 2L लेंथ, इस पे पॉजिटिवली चार्ज था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थी बच्चों, और ये नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है ना, ये नेगेटिवली चार्ज, इस पे Q प्लस का और इस पे Q माइनस का। बोला गया फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रॉड, फाइंड P नेट ऑफ दिस सिस्टम, यू कैन सी। अब देखो, देख के बड़ा अजीबोगरीब विचित्र बात लगी कि ये कैसे किया जाए, ऐसा सिस्टम तो नहीं पढ़ने को मिला। अब ऐसे सिस्टम को करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव बॉडी के लिए अलग लगाओ सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट, और नेगेटिव के लिए अलग लगा दो सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो, अगर मैं इसको अलग मानूं तो बताओ इसकी लेंथ कितनी बन गई बच्चों? सभी बच्चे बोलेंगे L। इसकी भी लेंथ कितनी बन गई बच्चों? L। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहां पर एग्जिस्ट करेगा? इसका, परफेक्ट, यहां से भी L/2 और यहां से भी L/2 है ना। इसका बताइए, इसका भी कहां पे करेगा एग्जिस्ट? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको डाइपोल मोमेंट की बात याद है तो डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज यानी Q इनटू देयर सेपरेशन। सेपरेशन कितना है बच्चों? L/2 प्लस L/2 L। ये क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट। आया बच्चे समझ में? सभी बच्चे बताएंगे। परफेक्ट। ये सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सर अगर बहुत अच्छी बॉडीज, डाइपोल बताया तो बच्चों देखिए, इस रॉड को, जो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी मेरे पास, इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहां पर आएगा? सर लेंथ L थी, है ना, L/2। तो L/2 पे मैंने मान लिया कि सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो L/2 पर ये रहा चार्ज, यहां से L/2 पर, ठीक है ना, यहां से ये L/2, डन। सिमिलरली इसका कहां पर आएगा? इसका भी यहां से L/2 पर आएगा, तो ये भी L/2 पर आ गया। ये कितना है? -Q। अब देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ L, तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? Q इंटू L। ये तो चार्ज हमें गिवन था बच्चों, लेकिन हमें चार्ज डेंसिटी गिवन होती है, लेट्स से लैम्डा। तो लैम्डा की टर्म्स में कैसे निकालते हम? तो हमें पता होना चाहिए लैम्डा होता क्या है। बताइए, लैम्डा का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस, बोलो आया समझ में? तो हाँ, इस पॉजिटिवली चार्ज रोड पे कितना चार्ज होता? तो सर ध्यान से देखना,
इस पॉजिटिवली चार्ज रोड की लेंथ कितनी है, L। लैम्डा यूनिफॉर्म है, लैम्डा यूनिफॉर्म है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, लैम्डा इंटू एल। सिमिलरली इस पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो माइनस क्यू की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू एल अगेन। तो अगर मैं क्यू ना गिवन होता, मुझे लैम्डा गिवन होता, तो क्यू की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल को यहां पे पुट कर दो, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रॉड कितनी आ गई बच्चों, लैम्डा इंटू एल स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों की कंफर्मेशन आएगी, आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखो, इसमें थोड़ा सा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन देख लो। बोला गया कि एक, सुनो, बोला गया हमसे कि एक डिस्क है बच्चा, डिस्क देखिए ना कैसी शेप की होती है। अब डिस्क अगर कंप्लीट होती तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर लाई करता बच्चों, सेंटर ऑफ द सर्कल, जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अब उन्होंने बोला इस डिस्क में ना आधी डिस्क तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अच्छा ये बताओ डिस्क है तो क्या यूज करेंगे, लैम्डा सिग्मा रो। डिस्क है तो क्या यूज करेंगे, लैम्डा सिग्मा रो। परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो इसका सिग्मा गिवन है हमें, सिग्मा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। लो भैया, अच्छा वेरिएबल होता तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते बच्चों। चलो आप सुनो, अब इसमें कैसे करें। अभी हमें याद आया कि सर ने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को अलग सेपरेट कर लो, नेगेटिवली चार्ज को अलग सेपरेट कर लो। लेकिन ये सेमी सर्कुलर डिस्क बन गई एक। सेमी सर्कुलर डिस्क का हम लोगों को ना सेंटर ऑफ मास इजीली याद नहीं होता बच्चों, इजीली याद नहीं होता। तो हम लोगों ने ना एक सीक्वेंस बनाई है, वो सीक्वेंस देखना क्या है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट हरियाणा रोडवेज सोनीपत से दिल्ली चलती है, ऐसे याद करेंगे। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट हरियाणा रोडवेज सोनीपत से दिल्ली चलती है। याद करने का अलग अलग तरीका, अगर आप पे और भी कोई अच्छी वो सीक्वेंस बनाई जा सकती है तो बना लेना। आप सुनो क्या हुआ, C फॉर कोन एंड T फॉर ट्राइंगुलर प्लेट। ट्राइंगुलर प्लेट ये बच्चों ऐसा ही, ये डायरेक्ट हमें याद होता नहीं है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE या नीट तब आपको ये याद करनी ही करनी पड़ेगी हर हालत में। चलिए आज का लेक्चर प्योरली CBSE से थोड़ा सा ऊपर है, तो समझ के चलना कि ये पेपर में आए ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे CBSE में पूछा जाए, नॉट फॉर श्योर, बट हाँ IIT JEE या नीट में पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस है। अब देखो जो ये चार चीजें है ना, HRSD, हिमेश रेशमिया श्रीदेवी, ऐसे भी याद कर सकते हो, या जो भी आपको याद करना वैसे कर लो भाई, मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसे याद है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट हरियाणा रोडवेज सोनीपत से दिल्ली चलती है। अब देखो H होलो, हेमीस्फेयर, हेमी ये सारे के सारे आधे हैं, सारे के सारे आधे हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट होता, फुल होता, ये डिस्क पूरी होती तो हमें पता है सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ मास यहां पर एग्जिस्ट करता। दिक्कत तो हमें आधी चीजों में आती है। तो ये होलो हेमीस्फेयर, रिंग भी हाफ रिंग है ना, सेमी सर्कुलर रिंग। ये क्या है बेटा, एस फे, बताओ जल्दी एस से क्या बनेगा, सॉलिड हेमीस्फेयर। हाँ, और डिस्क भी कैसी बनेगी, हाफ। तो ये चारों हाफ है, होलो, रिंग, सॉलिड हेमीस्फेयर और डिस्क, और उनका आधे वर्जन का सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। अब देखो कौन कैसी होती है, कौन ऐसी होती है बच्चों। ट्रायंगुलर प्लेट ये होती है बच्चों, दोनों की हाइट होती है बच्चों, दोनों की हाइट होती है। अब होलो हेमीस्फेयर, रिंग, सॉलिड स्फेयर या ये हमारा डिस्क, ये सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों, रेडियस वाले, यानी होलो हेमीस्फेयर अंदर से भरा हुआ, होलो स्फेयर याद कर लो पहले, फिर उसको काट देंगे, ये बन गया हमारे पास होलो हेमीस्फेयर। रिंग ये बन गई बच्चों हमारे पास सॉलिड, सॉलिड का मतलब भरा हुआ है ये पूरा, ये रहा, और डिस्क मतलब बेसिकली ये रही डिस्क हमारे पास। अब हमें इन चारों केसेस का सेंटर ऑफ मास चाहिए। सीक्वेंस देखो, अब कुछ नहीं करना, 4 3 2
3 4, ये देखो 4 3 2 2 3 4, दैट्स इट। हाइट है तो इसमें भी हाइट आ जाएगी बच्चों, यहां पर भी हाइट आ जाएगी। रेडियस है तो सब में रेडियस 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 कर दो, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई 8 3 पाई। सीक्वेंस याद कर लेना, 4 3 2 2 3 4, एच एच आर 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 आर, पाई 8 3 पाई। सारे बच्चे रिपीट करेंगे एक बारी। 4 3 2 2 3 4, एच एच दोनों की हाइट है, रेडियस 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 रेडियस, पाई 8 3 पाई। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। अब इसका डायपोल मोमेंट निकालो, इसका डायपोल मोमेंट बोलो कैसे निकालेंगे। ये हाफ डिस्क, वीडियो गई, अरे यार आज वीडियो ने बड़ा दिक्कत किया हुआ है, ये फोन कर देते हैं लोग बाग, इसको ऑफलाइन कर देता हूं, रुको। चलो अगर कोई आएगा तो देखेंगे। चलिए अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी बताइए। ये क्या बन गई, एक सेमी सर्कुलर डिस्क, और सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर यहां से कितनी दूरी पर है, देखिए डिस्क 4r/3 पाई, यानी यहां से बेटे यहां से यहां पर चार्ज होगा, हाउ मच 4r/3 पाई। कितना चार्ज होगा बच्चे, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इधर पे भी कितनी दूरी पर होगा बच्चों, 4r/3 पाई। ये कितना होगा बच्चों, नेगेटिव। लो भैया नेगेटिव हो गया। अब डायपोल मोमेंट तो आ जाएगा ना बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज यानी Q इंटू देयर सेपरेशन 4r/3 पाई का डबल कर देंगे, यानी 8r/3 पाई। जल्दी बोलो आंसर आया है या नहीं आया। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट अगर आपको ये, हाँ दोबारा मैं बताता हूं बच्चे सुनिए, बस मैं ये कह रहा हूं कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अगर आपको ये वाली सीक्वेंस समझ में आती है तो किसी भी टिपिकल लेवल का क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखिए मैंने बोला बच्चों मैं इनको अलग अलग कर रहा हूं। पहले तो ये देखो, सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, डिस्क, अगर ये पूरी डिस्क होती, पूरी कंप्लीट डिस्क, तो सेंटर यहां पे लाई कर रहा होता, यहां पर ये। अब इसका आधा पोर्शन मैंने कट कर दिया, तो ये जो सेंटर है ना ये शिफ्ट हो जाएगा बच्चे ऊपर, यानी ओरिजिन से, इसके सेंटर से। अगर पूरी डिस्क होती तो उस सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, कितनी दूरी पर, 4r/3 पाई। तो 4r/3 पाई पे हो गया। अब ये डिस्क कैसी है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज पे मैंने प्लस क्यू चार्ज मान लिया, प्लस क्यू चार्ज मान लिया मैंने। और यहां से कितनी दूरी पर है बच्चों, यहां से 4r/3 पाई, ये रहा 4r/3 पाई, ठीक है। यहां से देखो कितनी दूरी पर है, सर यहां से भी 4r/3 दूरी पर ही है, 4r/3 पाई दूरी पर है। कितना चार्ज, इस पे नेगेटिव है तो मैंने माइनस क्यू मान लिया बच्चों। अब देखिए एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना आ गया बच्चों, 8r/3 पाई। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, Q इंटू देयर सेपरेशन 8r/3 पाई। जल्दी बताइए बच्चों आया क्या समझ में, पक्का। अच्छा अब एक बात और बता दो मुझे, अगर हमें Q गिवन ना होता, Q ना गिवन हो के हमें सिग्मा गिवन है कि इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो अब Q को मैं क्या लिखता, तो हमें पता है सर Q क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। हाँ अब ये बताओ एरिया कंप्लीट का लेंगे या आधी का लेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे कंप्लीट का लेंगे या आधी का लेंगे, आधी का लेंगे, क्योंकि नहीं आधी का बच्चे, आधी का, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना, तो या तो ये आधा ले लो या ये वाला आधा ले लो, तो एरिया कितना हो जाएगा a/2, यानी सिग्मा इंटू पाई r²/2, ये वाला वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी आ गया बच्चों, पाई r² इंटू 8r डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 पाई। लो जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, जो बच रहा है बचा लो, आंसर आ गया। बोलो क्या ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो बच्चों। अब सुनो, यहां से
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चलने वाला है बच्चों, और यहां से आप दो बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ने वाले हो, सुनना ध्यान से। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा, ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ मटेरियल, बताइए कितने टाइप के मटेरियल होते हैं बच्चों? कंडक्टर, वेरी गुड, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, वेरी गुड बच्चों। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, कंडक्टर्स क्या होते हैं? सभी बच्चे बोलेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर हम कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे ना, तो ये चीज याद रखना है, ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, यानी सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, मूव कर सकते हैं अगर उन पे कोई भी एक फोर्स लगाया जाए। इंसुलेटर्स में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, यानी वो बंधे हुए हैं। और सेमीकंडक्टर में बच्चों सम आर फ्री एंड सम आर बाउंडेड, वेरी गुड। कुछ फ्री है, सम आर फ्री एंड सम आर बाउंडेड। अब हमें तो बेसिकली क्या करना है ना बच्चों, हमें तो कंडक्टर्स के बारे में पढ़ाई करनी है इस चैप्टर में। कंडक्टर्स में हमने क्या देखा? ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। अब सोचो एक बारी, अगर ये आपके पास एक कंडक्टर है, नाउ दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है बच्चों, और इस कंडक्टर को मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने, तो हुआ क्या? अब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बाहर से लगाइए तो मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव और इंफिनिटी। अब अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं तो ये किधर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज रख देता हूं तो किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑपोजिट चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन पे फोर्स लगने वाला है Q इंटू E। देखो बच्चों, ये हमें बेसिक हमें याद होना चाहिए। अब इसमें देखो, ये कौन है? कंडक्टर, और कंडक्टर में कौन फ्री होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव। अब सोचो क्या होगा, जैसे ही आपने किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ना, तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्टिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि उन पे एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो क्या वो वहीं के वहीं रुके रहेंगे? नहीं सर, वो क्या करेंगे? वो दौड़ना स्टार्ट करेंगे बेटा। किधर? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कंडक्टर है, बाउंडेड रीजन है, तो ये बेटे बाउंडेड रीजन में ही मूव करने वाले, ऐसे नहीं उछल के हवा में आ जाएंगे, बाउंडेड रीजन में ही मूव करने वाले। तो यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन पे एक मजबूरी हो गई है कि उनको फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो भगना तो इसी डायरेक्शन में है, बट वो यहां पर आकर, देखो ध्यान से, यहां पर आके वो रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पार नहीं जा सकते, बाउंडेड रीजन में ही मूव करने वाले हैं। अच्छा, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी यहां पर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया होगा। तो हुआ क्या? जैसे ही आपने किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। नाउ दीज आर नोन एज इंड्यूस्ड चार्जेस, दीज आर नोन एज इंड्यूस्ड चार्जेस। क्यों आए ये इंड्यूस्ड चार्जेस? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हुआ सर? फोर्स लगा, फोर्स लगा तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ने दौड़ना स्टार्ट किया। अच्छा, ये दौड़ेंगे कब तक? अब दिस इज द क्वेश्चन कि क्या सर ये दौड़ते रहेंगे क्या? सुनना ध्यान से,
अब ध्यान से देखो कि यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां पर भी एक नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो इन इंड्यूस चार्जेस के कारण है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन जाती है इनसाइड अ कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं ई इंड्यूस्ड, जिसको हम बोलते हैं ई इंड्यूस्ड। अब सुनना ध्यान से, इनिशियल लेवल पे एट टी इक्वल्स टू जीरो पर बच्चों ई एक्सटर्नल जो हमने बाहर से लगाई वो बहुत ताकतवर होती है, लेकिन प्लक्स झपकते ही ये बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि इनमें प्रोसेस होने में 1-2 घंटे का टाइम लगने वाला ना। जैसे ही आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इंस्टेंटेनियसली विद इन माइक्रो सेकेंड्स का काम है ये। बट तुम्हें मतलब स्लोली प्रोसेस से बता रहा हूं कि टी इक्वल्स टू जीरो पे ई एक्सटर्नल एग्जिस्ट कर रही थी, फिर कुछ टी टाइम पे T1 टाइम पर ई एक्सटर्नल भी आ गई, ई इंड्यूस्ड भी आ गई। तो ई एक्सटर्नल बड़ी थी ई इंड्यूस्ड से, लेकिन होगा क्या सर, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे और होगा क्या, एट एनी टाइम टी, एट टी इक्वल टू टी सेकेंड्स, मे बी एनी टाइम, भैया ये दोनों ना बराबर हो जाते हैं। ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। आपको क्या याद रखना है कि जब भी किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स के कारण वो दौड़ना स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण इसके अंदर इनसाइड अ कंडक्टर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। लेकिन विद इन माइक्रो सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स ये ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाती है। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे, अब ध्यान से देखना, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे इधर लगाएगी ई एक्सटर्नल, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला, इस इलेक्ट्रॉन पर, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, एक फोर्स लगाएगी इधर ई एक्सटर्नल और एक फोर्स लगाएगी इधर ई इंड्यूस्ड। इनिशियली क्या था, इधर एक ही फोर्स लगा रही थी ई एक्सटर्नल अपोजिट, लेकिन जैसे इंड्यूस्ड चार्जेस हुए उसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जिसका नाम दे दिया हम लोगों ने ई इंड्यूस्ड। तो जो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, पहले मैं इस डायरेक्शन में भाग रहा था, अब फोर्स लगेगा, इधर ई इंड्यूस खींचने की कोशिश करेगी, इधर ई एक्सटर्नल, और एक टाइम क्या होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स 0 का मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स 0 का मतलब क्या है बच्चों, ई नेट 0 हो जाएगा। और ई नेट 0 होगा कब बच्चों, जब लेफ्ट में लगने वाला इज इक्वल टू राइट में लगने वाला, जब लेफ्ट में लगने वाला इज इक्वल टू राइट में लगने वाला, बस बात खत्म। तो ये इसका आंसर है। हमें बोला जाता है ना कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, रीजन यही है, दिस इज द ओनली रीजन कि जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि उसके कारण एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसके कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर चार्ज है ना उस पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, एक्सटर्नल जो हमने लगाई थी और इसके कारण जो इंड्यूस्ड हुआ है, और कुछ ही टाइम में ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब इस पे नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 का मतलब ई नेट 0, और ई नेट 0 का मतलब यहां से एक कोटेशन हमारी एक वो है प्रॉपर्टी है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। बताइए ये समझ में आया क्या बच्चों, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, परफेक्ट। हाँ, अब ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, बट आपको समझ में आ गया कि ये कैसे होता है कि जैसे आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप को ऐसे असेंबल्ड, ऐसे फैशन में अरेंज करते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। अच्छा, यहां से एक और प्रॉपर्टी आपको समझाता हूं और उसके बेस पे IIT JEE ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या था, देखो याद करो, आप लोगों ने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ है तो आपको इतना पता होगा, E = -dV/dr पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ये फॉर्मूला पोटेंशियल में पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, E = -dV/dr, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे ना बेटे, जब पढ़ाऊंगा, बट अभी याद कर लो इसको।
ई दिस इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर, और आप लोगों ने पढ़ा होगा दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू आर। अब सोचो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वेरी गुड। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब ई की वैल्यू को जीरो पुट कर दो। डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू आर जीरो है। किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इट मींस कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, हाँ, कोई भी जो भी कंडक्टर है ना बच्चे, कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर, वो उसका पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है, यानी वो एक इक्वी पोटेंशियल रीजन बन जाएगा। इक्वी पोटेंशियल रीजन, इक्वी का मतलब इक्वल पोटेंशियल रहेगा, इक्वी पोटेंशियल रीजन बन जाएगा कोई भी कंडक्टर। अगर कोई भी कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल रीजन बन गया, इक्वी पोटेंशियल, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। परपेंडिकुलर यानी वो यहां से आएगी कोई भी लाइन और यहां से निकल के चली जाएगी, परपेंडिकुलर रहेगी बेटा सरफेस पे। यहां से एंटर करेगी, ऐसे ऐसे घूम जाएगी, बाहर भी ऐसे ही निकलेगी। कई किताबों में ऐसे दे देते हैं कि ऐसे आई, एंटर तो परपेंडिकुलर की बट इसके अंदर भी चली गई। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों, क्या कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं है, तो ई जीरो, तो ये लाइन तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये लाइन एग्जिस्ट करेगी क्या? यस, क्योंकि नॉर्मली आ रही है, अंदर तो नहीं है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगी। क्या ये भी एग्जिस्ट करेगी क्या? यस। बोलिए क्या ये बातें समझ में आई क्या बच्चों? अभी आराम से समझना मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि कंडक्टर के अंदर, अभी प्लीज पे अटेंशन बच्चों, कोई भी कंडक्टर हो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ना, तो जो इसमें फ्री मतलब वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, उन पे एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो क्या करेंगे, वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर चलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी ऑफ, या यू कैन से यहाँ पे कमी हो जाएगी किसकी बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना जिसको हमने नाम दे दिया ई इंड्यूस्ड। अब सुनना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है जिसको नाम दिया ई एक्सटर्नल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है जिसको नाम दिया ई इंड्यूस्ड। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यानी इसके कारण ई एक्सटर्नल के कारण इस पे फोर्स लगेगा इधर, जिसको बोल दिया एफ एक्सटर्नल। ई इंड्यूस के कारण इस पे फोर्स लगेगा इधर, जिसको हमने बोल दिया एफ इंड्यूस्ड। तो विद इन माइक्रो सेकेंड्स होगा क्या बच्चों, एफ एक्सटर्नल यानी इस इलेक्ट्रॉन पे लेफ्ट में लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट में लगने वाला फोर्स, यानी एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू एफ इंड्यूस्ड। यानी हम बोल सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंड्यूस्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड दिस इज इक्वल टू जीरो। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियली ऐड कर दो, दोनों को जीरो के बराबर पुट कर दो, खत्म। अब हमने बोला कि हमें इतना पता है कि ई का जो फॉर्मूला होता है ना माइनस डीवी बाई डी आर होता है। अब इसको एक चीज समझने की कोशिश करो, मान लो मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है मेरे पास, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स हो गया 1। अब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x की वैल्यू 1 आ गई। चलो ठीक है सर, मैंने बोला y इज इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5, y किसका फंक्शन है, किसी का भी ना, y तो एक कांस्टेंट है, बट अगर मैं इसको इंटू 1 कर दूं तो मैं कर सकता हूं 1, हाँ 1 से मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा कोई भी दिक्कत नहीं है। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, 1 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का मतलब 1। अब हमें अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, तो देखो 5 तो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन में पावर को क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, तो पावर नीचे एक पावर कम,
लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जीरो मल्टीप्लीकेशन में आ गई, तो मल्टीप्लीकेशन में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आ गया, जीरो। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, जीरो। तो dv बाई डी आर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और dv बाई डी आर क्या है, v के रेस्पेक्ट में r के रेस्पेक्ट में v का डिफरेंशिएशन जीरो है। इट मींस कि जो पोटेंशियल है ना v कांस्टेंट आ गया बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहां से हमें समझ में आया कि कंडक्टर के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहने वाला है। यानी ये जो कंडक्टर है, ये पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल रीजन बन गया, ये पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल रीजन। और अगर इक्वी पोटेंशियल रीजन है तो हमें पता है बच्चों, आपने देखो अगर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात। एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, नहीं पढ़ रखी तो याद कर लो, क्योंकि इसमें ये दो कॉन्सेप्ट हम पोटेंशियल में पढ़ने वाले, ये भी और ये भी। बट अभी के लिए याद रख लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होती है। तो ये कंडक्टर कैसा रीजन बना दिया अभी हम लोगों ने बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल पे कैसी होती है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो नॉर्मली एंटर करने वाली है। नॉर्मली ऐसे आई तो ऐसे एंटर करेगी, ऐसे आई तो ऐसे एंटर करेगी, और अंदर से नहीं जाने वाली। रीजन क्यों है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो वो यहां से एंटर करके यहां से बाहर निकल जाएगी एज इट इज। ऐसे निकली ऐसे आई, ऐसे निकली ऐसे आई, यहां से ऐसे एंटर करेगी, यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगी। बोलो इतना समझ में आया क्या? हाँ, अब एक सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, एचबीएसई में मतलब आईआईटी में भी क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से। क्या बोला गया वो कि इनमें से विच वन इज नॉट करेक्ट। कंडक्टर है ये, दिस इज अ कंडक्टर। चलो, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4। रीजन भी बताएंगे और बताइए कौन सा ठीक है। मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं। हाँ, तो ये तो गलत हो गई है ना, और ठीक कौन कौन है? अच्छा चलो, आपका नाम कीर्ति। चलो, कीर्ति ने बोला सेकंड और फोर्थ। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अनु, मनीषा, शिवांगी, रिया या याशी एंड सेकंड एंड फोर्थ। फोर्थ किसने बोला? फोर्थ का नाम बताओ। शिवांगी, रिया, मनीषा, वेरी गुड। फोर्थ ही ठीक है बच्चों। रीजन समझो, क्योंकि देखो इस सरफेस के नॉर्मल एंटर कर रही है, बट इस सरफेस के नॉर्मल नहीं है क्योंकि कुछ एंगल है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये भी गलत है बच्चों, खाली ये ठीक है बस। हाँ, अगर ये इसमें से अंदर से पास नहीं होती तो ये भी ठीक थी, बट ये अंदर से एंटर कर रही है तो ये गलत हो गई। बोलो इतना समझ में आया बच्चों सभी बच्चे? अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन समझो कि ये कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर, और सभी बच्चे आंसर बोलेंगे। इसका रेडियस है, चलो रेडियस छोड़ो, मरने दो, कुछ भी है। ये एक चार्ज रखा हुआ है यहां से 4 मीटर की दूरी पर, और इस कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट मान लिया मैंने ए, यहां से ये 3 मीटर की दूरी पर है। बताइए ई इंड्यूस्ड कितना होगा ए पर? फाइंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट ए। सभी बच्चे आंसर बोलेंगे। बोलो भाई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ए पॉइंट पर, जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड। इतना टाइम क्यों सोचा है? ई ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अच्छा कोई नहीं, ई ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0। गलत है, आप समझो मेरी बात। मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे है बच्चों, इंड्यूस्ड, इसलिए कह रहा हूं आज का लेक्चर बहुत अच्छा है। अभी अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी है, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0। चलो अब ये सोचो, अगर ये स्फीयर ना होता तो इस चार्ज के कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती? सर ये ज्वाइन कर दो, इधर होती, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर ये होता बच्चों 9Q बाई 25। नहीं बच्चों सुन लो, ई एक्सटर्नल कितना आ गया? ई एक्सटर्नल आ गया के क्यू बाय 5 का स्क्वायर, के क्यू बाय 25। ई एक्सटर्नल आया बच्चों। ई इंड्यूस्ड हमें नहीं पता, बट हमें पता है एक्सटर्नल और इंड्यूस को मिला के 0 होनी चाहिए। तो इंड्यूस्ड पहली बात तो इस डायरेक्शन में आएगी क्योंकि ई एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है, और 0 होना चाहिए। इसका मतलब जितना ई इंड्यूस्ड है उतना ही एक्सटर्नल होना चाहिए। तो ई इंड्यूस्ड कितना आ गया बच्चों? ई इंड्यूस्ड कितना आ गया? माइनस के क्यू बाई 25। बोलो आंसर आया? देखो याद क्या करना है कि चार्जेस इन केस ऑफ कंडक्टर always reside on the surface। भाई वो कैसा भी कंडक्टर हो, मे बी होलो, मे बी सॉलिड, इट मे बी ऑफ एनी शेप, बट कंडक्टर होना चाहिए। तो अगर वो सरफेस पे रिसाइड करने वाला है तो उनके लिए क्या डिफाइन करेंगे हम? सिग्मा। याद रखना बच्चों, सिग्मा। चाहे वो होलो कंडक्टर हो, चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो, हमेशा सिग्मा यूज करेंगे, क्योंकि कंडक्टर के केस में चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। क्यों रहता है वो भी समझ लो। अगर आप लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी है, ई डॉट डी एस दिस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सोचो अगर मैं यहां पर चार्ज रख दूं बच्चे इनसाइड अ कंडक्टर, बट अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो अगर मैं इसका गॉसियन सरफेस बनाऊं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब क्या है? 0 इंटू समथिंग 0, एप्सिलॉन नॉट को भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0, तो क्यू इनक्लोज्ड भी क्या होगा? 0। यानी किसी भी सरफेस के लिए जो भी चार्ज है वो उसके सरफेस पे जाएगा। बोलो इतना समझ में आया बच्चों? बस ये याद रखना। हाँ आज की क्लास को यहीं खत्म करते, इतना याद रखना कि चाहे वो कैसा भी कंडक्टर हो, होलो, सॉलिड, कैसा भी, कंडक्टर पे चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा, और सरफेस के लिए हम सिग्मा को डिफाइन करने वाले हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, गुड जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।